Good morning, dear students. Today we discussed about second part of chapter frictions. Okay, so let's start. Types of frictions. There are four types of frictions. First is sliding frictions, second one is rolling frictions, third one is static frictions, and fourth is fluid frictions. Okay, these three frictions means sliding frictions, rolling friction and static friction occurs between solid surfaces. Means solid surfaces means this pen is solid and this page is also solid. So ओके मीन्स सॉलिड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शंस वर्क कर रहा है इस टाइम पे वो कौन से वो फ्रिक्शंस क्या होगा, किस में लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस एंड स्टैटिक फ्रिक्शंस. एंड लास्ट फ्रिक्शंस मीन्स फ्लूइड फ्रिक्शंस अकर्स बिटवीन लिक्विड एंड gases. Okay, so today we discussed these frictions. Okay, first frictions, static frictions. Okay, this static frictions. See, the force required to overcome frictions at the distance an object starts moving from rest is a measure of static frictions. Means कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है उस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करने के लिए मीन्स उसकी रेस्ट पोजीशन से मूव करने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो फ्रिक्शन उस पर वर्क करेगा फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सपोज दिस पेन इज इन रेस्ट पोजीशन. अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है. अब मैं इसको मूव करने के लिए इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ओके, सो इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और मूव करते टाइम जो इस पे फ्रिक्शंस अप्लाई हो रहा है उस फ्रिक्शंस को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. देन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस. ओके, sliding friction. See, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. Means कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट मूव करते टाइम हम उस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हम उस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शंस तो पहले क्या हो गया था, मूव वो कर रहा था, हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, उसकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी. कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता रहता है तो उस पर फोर्स लगाने के हमें उसको मूव करने के लिए फोर्स हमें ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है. सपोज दिस पेन एज एन मूविंग, अभी ये मूव कर रहा है और जस्ट मैंने फिर से इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया. मीन्स ये मुझे इस समय इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि पहले से ही क्या था, मूविंग पोजीशन में था. उसके बाद मैं इस पे कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करती जा रही हूँ तो इस पे मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है इसको मूव करने के लिए. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग पोजीशन पे है और उस समय जो मैं फोर्स उस पर अप्लाई करूँगी और उस टाइम पे जो फ्रिक्शंस वर्क करेगा उस ऑब्जेक्ट पे, उस फ्रिक्शंस को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस. ओके, let's understand sliding and static frictions by this example. Okay, this is table and this boy is trying to shifting this table. Okay, so when this table was in rest positions means जब ये टेबल रेस्ट पोजीशन पे थी और जब ये बॉय क्या करेगा, इसको शिफ्ट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए जब इस पे फोर्स अप्लाई करेगा उस कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा अमाउंट में लगाना पड़ेगा. रीज़न, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेबल, वो रेस्ट पोजीशन पे था और रेस्ट पोजीशन पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हमें उसको मूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट पे वर्क करेगा. ओके, देन सपोज ये मान लो जो टेबल है मूविंग स्टेज में रहेगी, मोशन करती रहेगी, उस टाइम पे जब ये क्या करेगा, बॉय इसको शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो पहले से ही क्या है, वो मूविंग पोजीशन पे है और जब वो फोर्स लगाएगा मीन्स उस टाइम पे उसको
फोर्स ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या थी, पहले से ही वो जो टेबल है वो मूव कर रही है। तो उस टाइम पे उसको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम अप्लाई होगा एज कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शंस। ओके, सो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा और उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Next, rolling friction. See, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling frictions. Means कोई बॉडी जब रोलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई बॉडी मोशन करती है, उस टाइम पे उस मोशन के ऊपर जो रेसिस्टेंस वर्क करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो सी दिस एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे क्या है, पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स, और हम क्या कर रहे हैं, इस पेंसिल्स के ऊपर हमने एक बुक रखी हुई है और उस बुक को हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल्स के ऊपर ऐसे रोल कर रहे हैं। ओके, सपोज दिस पेंसिल, दिस इज पेंसिल, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने हैंड को इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, ऐसे ऐसे रोल कर रही हूँ। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ। सो उस टाइम पे मेरे हैंड और इस रोलिंग सरफेस के बीच में जो रेसिस्टेंस वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग सरफेस और मेरे हैंड के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शंस क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस और स्टैटिक फ्रिक्शंस के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, सी दिस पिक्चर, अनदर पिक्चर, ये क्या है, जब ये बैग में ये रोलर, ये व्हील्स नहीं लगे रहेंगे, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, मीन्स ये क्या करे, जब इसमें व्हील लग गया तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा। इस ब्रीफ केस को क्या है, जो ये सूटकेस लिया है इस बॉय ने, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाने पे इजी पड़ेगा, क्योंकि वो रोल करते हुए जो सूटकेस है वो इजीली शिफ्ट होती जाएगी। बट सपोज मान लो यहाँ पे ये नहीं होता और इस टाइम पे इस पे कौन सा फिर फ्रिक्शन वर्क करता, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता। ठीक है, रेस्ट पोजीशन पर रहता, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता, लेकिन जब हमने इस पे क्या लगा दिया, ये व्हील लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये रोल करते हुए जाएगा। ठीक है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन sliding friction and static friction. Okay, ball bearing between hubs and the axles of ceiling fans reduces the frictions. Okay, ये जो बॉल बेयरिंग है फैंस के बीच में भी ये लगा रहता है, और जो हमारी साइकिल्स रहती हैं उनमें भी ये लगा रहता है, तो ये क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, ये रोल करते हैं, कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शंस स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के कंपैरिजन में कम अमाउंट में लगता है। ओके, लास्ट फ्रिक्शन is fluid friction. Fluid friction is the force that resists motion either within the fluid itself or of another medium moving through the fluid. Means fluid friction कहाँ पे force apply करेगा, जहाँ पे क्या होगा, दो लिक्विड आपस में क्या करेंगे, दो फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होगा। और कहाँ पे अप्लाई होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। ओके, जितनी भी गैसेस हैं, कॉमन गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, फ्लूइड्स की कैटेगरी में आएंगे। गैसेस क्यों आ रही हैं फ्लूइड की कैटेगरी में, वाई, बिकॉज जब हम क्या करते हैं, गैसेस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्लोज आ जाते हैं आपस में। ओके, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, गैसेस मॉलिक्यूल्स कम्स टुगेदर, ओके, एंड दे चेंज इनटू लिक्विड form. Okay, gases change into liquid form. So common gases and liquids comes in fluid category. Okay, and see, the frictional force on an object in a fluid depends on its speed
विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड में कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है। जितनी स्पीड से वो फ्लूइड में मोशन करेगा वहां पे जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम अप्लाई करेगा। यदि वो स्लो स्पीड में मोशन करेगा वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में अप्लाई होगा। ओके, एंड सी फ्लूइड फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो भी फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है और फ्लूइड किस टाइप का है, थिक वाला फ्लूइड है कि थिन फ्लूइड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, जो भी थिक फ्लूइड रहेंगे, थिक फ्लूइड मीन्स यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ थिक फ्लूइड हनी। अब हनी में कोई मूवमेंट क्या होगा, वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होगा। उसमें यदि कोई पर्सन मूव करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है तो वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई होता है और वहाँ पे मूव करना बहुत ही टफ होगा। ओके, एंड सपोज मान लो कि इसमें क्या दिया है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट का शेप होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वहाँ की फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई होगा कि लेस अमाउंट में अप्लाई होगा। ठीक है, सी द शेप ऑफ बर्ड एंड फिश। ओके, यहाँ पे देखोगे जो भी बर्ड होते थे बर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फीदर्स क्या करते हैं, जब ये एयर में मूव करते हैं, गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, यू नो ना। सो जब ये क्या करेंगे, एयर में मूव करेंगे तो इनके जो फीदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर को कम करने का वर्क करते हैं, फोर्स को कम करने का वर्क करते हैं, एयर को काटते हुए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो एयर में इजी होता है और वो ईजिली क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। एंड सी अनदर एग्जाम्पल, फिश। फिन्स आर प्रेजेंट इन द फिश। ओके, ये फिन्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं फिश में, और ये फिश क्या करते हैं, इसको फिश को वाटर में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। भी क्या करते हैं कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होता है वाटर के कारण, वाटर इज फ्लूइड। ओके, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होगा वाटर में, क्या करेंगे, ये जो फिन्स होगा इसको फ्लूइड को पीछे फोर्स को कम करती जाती है और वाटर में वो मूव करते जाती है, जिसके कारण फ्लूइड फ्रिक्शन कम अप्लाई होगा। ओके, एंड जितने भी एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जब उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनके शेप को डिज़ाइन किया जाता है तो उनका जो शेप है वो बर्ड्स के जैसे ही बनाया जाता है। सी दिस बर्ड्स, ओके, एंड दिस एरोप्लेन, उनका जो शेप होता है वो बर्ड्स के जैसे ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो एयर में ये एरोप्लेन ईजी मोशन कर सके। ठीक है, एयर को ईजी काटते हुए ये आगे बढ़ सके। ओके, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन ही वर्क करेगा जब एरोप्लेन एयर में मूव करेगा। फ्रिक्शन आर नेसेसरी एवल, फ्रिक्शन इज ऑल्सो हेल्प अस टू इन मैनी थिंग्स। ओके, जस्ट यू कैन इमेजिन, कैन यू राइट on your notebook without friction? No, you cannot write on your notebook. Okay, because यहाँ यदि वहाँ पे फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो आपका जो पेन है, ओके, मीन्स पेन और बुक, आप कैसे राइटिंग करेंगे यहाँ पे यदि फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। देखते हैं ना, जब कोई ऑयली चीज़ आ जाती है और जब हम उस पर क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं तो वो नहीं लिखता है, ऑयल गिर जाता है पेज पे तो हम राइट करेंगे तो नहीं, पेन से नहीं मीन्स राइटिंग वर्क नहीं हो पाता है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ओके, और हम यहाँ पे इसीलिए लिख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ओके, एंड अब क्या करते हैं, किसी भी नेल को क्या वॉल पे विदाउट फ्रिक्शन इस हैमर के थ्रू हम गाड़ सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हैं ऐसा हम, बिकॉज यदि फ्रिक्शन अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा हैमर और वॉल के बीच में तो ये जो नेल है वॉल के अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, जो वॉल की सरफेस है वो क्या है, रफ है, और हैमर के थ्रू जब हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब ये क्या होगा, जो नेल है वो वॉल के अंदर जाएगी। ओके, एंड जब हम क्या करते हैं, चॉक के थ्रू टीचर्स बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है, बोर्ड और चॉक के बीच पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। ओके, जब हम चॉक से लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा तभी हम बोर्ड पे लिख पाते हैं। यदि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करता है तो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे। देखते हैं कि जहाँ पे जो बोर्ड की सरफेस होती है जब स्मूथ हो जाती है, वहाँ पे जब हम क्या करते हैं, चॉक को चलाते हैं तो वो चॉक उस बोर्ड पे
नहीं चलती है। ओके, there will be no friction between the tires of the automobiles and the road. Okay, एंड सपोज मान लो कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई ना हो रोड और ऑटोमोबाइल्स जो भी व्हीकल्स हैं उनके बीच में, तो क्या जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो रोड पे रन कर पाएंगे? नो, दे कैन नॉट रन ऑन द रोड विदाउट friction. Okay, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. Without frictions they cannot change their directions. Okay, you cannot fix a nail on the wall, we can discussed it before. Okay, and without frictions no building could be constructed. कोई भी बिल्डिंग विदाउट फ्रिक्शंस के कंस्ट्रक्टेड नहीं की जा सकती है, बनाई नहीं जा सकती है। यदि उसमें फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो जो भी ब्रेक्स हैं वो क्या आपस में अटैच होंगे? नो, वो आपस में अटैच नहीं होंगे। ओके, एंड व्हेन वी रब अवर हैंड इन विंटर सीजन्स फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ओके, this, see this picture, she is rubbing her hand. Okay, and when she rubs her hand heat will produced. Okay, so ये क्या करेगा कि हमें विंटर सीजन में हमें हीट भी मिलती है। ओके, सो यहाँ भी फ्रिक्शन का एक अपना इम्पॉर्टेंस है। ओके, एंड सी अनदर पिक्चर, स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शंस। जो मैच स्टिक को क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टिक्स रहती है उसको रब करते हैं, तभी यहाँ पे क्या होता है, जो मैच स्टिक वो बर्न होती है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि यहाँ पे जो मैच स्टिक का बॉक्स है यहाँ पे फ्रिक्शन ना वर्क करे तो क्या ये मैच स्टिक जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यदि सरफेस एकदम ही स्मूथ होगी, चिकनी होगी, तो यहाँ पे जो मैच स्टिक है स्ट्राइक करने के बाद भी वो बर्न नहीं होगी। सो फ्रिक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, यूज़ भी हैं जो हमारे लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं। ओके, कैन वी वॉक without friction on the road? No, because friction works between the soles of our shoes and on the road. Okay, फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे जो शूज़ हम वियर करते हैं उसके सोल्स और रोड की सरफेस के बीच में वहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करता है, तभी हम रोड पे वॉक कर पाते हैं। यदि फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो हम रोड पे वॉक नहीं करेंगे और हमारा जो पैर है वो स्लिप हो जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, हाउ कैन वी इंक्रीज द friction? See here, our shoes is grouped. Okay, शूज़ जो होते हैं उसमें ग्रुप्स क्यों बने होते हैं? ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं ताकि जो सरफेस, रोड की सरफेस और जो हमारा शूज़ है उसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शंस अप्लाई हो और हम रोड पे प्रॉपरली मूव कर सकें। यदि फ्रिक्शंस हमारे रोड और शूज़ के सरफेस के बीच में अप्लाई नहीं होगा तो हम रोड पे मूव नहीं कर पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ओके, एंड द टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ये देखिए, ये जो टायर्स है इसमें ग्रिप्स बने होते हैं ताकि ये ग्राउंड पे अच्छे से मूव कर सके। यदि ये ग्रिप्स जो इसमें बनी हुई हैं ये ग्रिप्स नहीं बनी रहेंगी तो जो व्हीकल्स रहते हैं वो क्या करेंगे, गाड़ी पे रोड पे मूव वो नहीं कर पाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। क्योंकि यदि सरफेस स्मूथ रहेगी, फ्रिक्शन सप्लाई नहीं होगा और क्या होगा कि फिर वो मूव नहीं कर पाएगा। ओके, We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. हम देखते हैं कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइसिकल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारा ब्रेक होता है वो क्या करता है, वो तो रोड से अटैच होता नहीं है। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो व्हीकल्स होती हैं और जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उनका जो मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जैसे हम ब्रेक लीवर पे हम प्रेस करते हैं, ब्रेक को हम दबाते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन उस समय इंक्रीज हो जाता है और जो मोशन है वो स्टॉप हो जाता है। सी, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं, देखते हैं ना कि जब वो खेलने जाते हैं तो अपने हाथों पे मिट्टी को ऐसे रब करते हैं ताकि किसी को भी जब वो पकड़े तो क्या हो कि फ्रिक्शन अच्छे से वर्क करे, कोई उनके हाथों से फिसल के ना जा पाए। इसलिए वो क्या करते हैं, सॉइल को रब करते हैं अपने हैंड के ऊपर। जिम्नाट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। ऐसे ही जो जिम्नाट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने हैंड पे क्या करते हैं कि कुछ सब्सटेंस को वो रब करते हैं बेटर ग्रिप के लिए, अच्छी पकड़ के लिए। ओके, हाउ कैन वी डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस? सी, these children are playing carom board and when they play
they sprinkle powder on the board. Why? Because they want to reduce the friction. जैसे ही क्या करेंगे, ये कैरम पाउडर इस पे स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्राइकर होता है वो क्या करेगा, अच्छे से मूव करता है कैरम बोर्ड पे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पे कैरम का जो पाउडर आता है उसको हम स्प्रिंकल करते हैं, ओके। एंड अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। हम देखते हैं ना, जब बाइसिकल हम चलाते हैं तो जो उसकी जो चेन रहती है कभी कभी फंसने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। ऐसे जब कोई मशीन का पार्ट खराब होता है, घिस जाता है, तो भी हम क्या करते हैं, मीन्स जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है, फंसता है, तो हम उस पर भी ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं। सो यहाँ पे रीजन क्या है ऑयल ग्रीस डालने का, क्योंकि जो ऑयल और ग्रीस रहते हैं वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ओके। सो when oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. अब जैसे हम ऑयल और ग्रीस को या ग्रेफाइट को हम क्या करेंगे, कोई भी मशीन के पार्ट में जिसको मूव करना है उसके बीच में हम अप्लाई करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा, वहाँ का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम अप्लाई होगा, और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो कम घिसेंगे, ओके। सो सी दिस पिक्चर, here is first surface and here is second surface, okay, and when we put oil, okay, जब हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे या ग्रीस ऐड करेंगे, तो देखोगे दोनों सरफेसेस के बीच में यहाँ पे ऑयल डला हुआ है, जो क्या करेगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। लुब्रिकेंट मीन्स जो भी ऑयल होते हैं, ग्रीस होते हैं, वो लुब्रिकेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम क्या करें, दोनों सरफेसेस के बीच में हमने लुब्रिकेंट डाल दिया है, ऐड कर दिया है, ऑयल ग्रीस को डाल दिया है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और मशीन प्रॉपर वर्क करेगी।